हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आइए देखते हैं ट्रिपल सी न्यू सिलेबस के आज की इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें हार्डवेयर कंपोनेंट को हमने डिस्कस किया था, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सभी टॉपिक हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किए। अगर आपने प्रीवियस क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप प्रीवियस सभी क्लासेस के वीडियोस देख पाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफी सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज क्या होता है। तो अगर हम मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी एक उपकरण है जो कंप्यूटर के डेटा और कार्यक्रम को संग्रहित करता है। मींस डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं मेमोरी। अगर हम मेमोरी की टाइप की बात करें तो मेमोरी दो तरीके की होती है। एक होती है मुख्य मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है सहायक मेमोरी, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मेमोरी हायरार्की। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली सभी प्रकार की मेमोरीज को दो आधार पे विभाजित किया जाता है। एक होता है कैपेसिटी और दूसरा होता है एक्सेस टाइम। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम की हेल्प से इजिली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है रजिस्टर, कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी और उसके बाद होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे इस एरो की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे स्पीड और कॉस्ट दोनों बढ़ती है, और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले दिया गया है रजिस्टर, जो कि सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू अपनी इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए जिस मेमोरी का उपयोग करता है उसको बोलते हैं रजिस्टर। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कैश मेमोरी। ये हमारी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में काम करने वाली एक मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी की स्पीड मेन मेमोरी से ज्यादा होती है। और अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी के अंदर वो डेटा स्टोर रहता है जिसको करंटली प्रोसेस किया जाना है। और अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो एक ऐसी मेमोरी होती है जिसका उपयोग हम करते हैं जो फ्यूचर में रिक्वायर्ड डेटा होता है, या जिस डेटा को हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ती है उस डेटा को हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी का जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है मेन मेमोरी, फिर कैश मेमोरी, और सबसे कम साइज होता है रजिस्टर का। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं रजिस्टर्स, उसके बाद कैश मेमोरी, फिर उसके बाद मेन मेमोरी, और सबसे सस्ती या चीपेस्ट मेमोरी जो होती है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगर हम स्पीड की बात करें तो सबसे कम एक्सेस टाइम होता है रजिस्टर का, उससे कम टाइम होता है, यहाँ पे सबसे कम टाइम होगा रजिस्टर का, उसके बाद कैश मेमोरी आती है, फिर मेन मेमोरी, और फिर सेकेंडरी मेमोरी का सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम होता है। मींस अगर कोई डेटा फेच करना चाहता है प्रोसेसर तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को फेच करने में। तो अगर आप ये दिमाग में ये डायग्राम बिठा लेते हैं तो आई होप मेमोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इजिली आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन कौन सी मेमोरीज हैं और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं मेमोरी यूनिट, क्योंकि कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में मेमोरी यूनिट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो ये होता है बिट, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें बिट के फुल फॉर्म की, कई बार एग्जाम में बिट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। सेकंड नंबर पे आप देख पाएंगे 4 बिट इक्वल होता है 1 निबल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 4 बिट इक्वल 1 निबल, और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि 1 निबल कितने बिट के बराबर होता है। तो 4 बिट इक्वल होता है 1 निबल। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसको रट लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। वैसे ही 8 बिट्स इक्वल होता है 1 बाइट, 1024 बाइट्स इक्वल होता है 1 केबी, और 1024 केबी इक्वल होता है 1 एमबी, जिसको 1 मिलियन बाइट्स भी बोलते हैं। और इसी तरीके से 1024 एमबी इक्वल 1 जीबी होता है, जिसको 1 बिलियन बाइट्स भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 बिलियन बाइट किसके बराबर होता है, तो 1 बिलियन बाइट इक्वल होता है 1 जीबी या फिर 1024 एमबी। और अगर हम यहाँ पे टीबी की बात करें तो 1024 टीबी इक्वल जीबी इक्वल होता है 1 टीबी, जिसको हम टेराबाइट बोलते हैं, और 1024 टेराबाइट इक्वल होता है 1 पेटाबाइट। और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो 1 पेटाबाइट इक्वल होता है 1 एक्साबाइट। तो 1024 एक्साबाइट इक्वल होता है 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट इक्वल होता है 1 योटाबाइट। और अगर हम नीचे कुछ और यूनिट्स की बात करें तो 1024 योटाबाइट इक्वल होता है बोनोबाइट,
और 1024 बोनोबाइट इक्वल होता है जियोबाइट, 1 जियोबाइट। तो सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट होती है 1 जियोबाइट। और अगर मिनिमम की बात करें तो 1 बिट सबसे मिनिमम यूनिट होती है स्टोरेज की। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में जो एग्जांपल्स हैं वो सबसे पहला एग्जांपल है रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको बोलते हैं रोम। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। तो वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें स्टोर डेटा पावर ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। इस तरीके की जो भी मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी है। और रैम दो प्रकार की होती है, एक होता है डायनेमिक रैम जिसको डी रैम बोलते हैं, और दूसरा होता है स्टैटिक रैम। ये मुख्य दो प्रकार की रैम्स होती हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। तो डायनेमिक में भी कई अलग अलग तरीके की रैम्स आती हैं, जैसे एस डी रैम, आर डी रैम या फिर डी डी रैम। तो एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। एस डी रैम, इसका फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, और कई बार एग्जाम में इनके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, तो आप चाहें तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। आर डी रैम का फुल फॉर्म होता है रोम्बस डायनेमिक रैम, या फिर डीडीआर रैम का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा डायनेमिक रैम। तो इसको आप जरूर कहीं पे नोट डाउन करिएगा, इनके फुल फॉर्म अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे स्टैटिक रैम की बात करें तो ये भी कई अलग अलग तरीके की रैम्स आती हैं। स्टैटिक रैम में नॉन वोलाटाइल एस रैम या स्पेशल एस रैम या फिर एसिंक्रोनस एस रैम या फिर सिंक्रोनस एस रैम। तो ये स्टैटिक रैम के कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में क्या डिफरेंस होता है। डायनेमिक रैम एक ऐसी रैम होती है जिसमें पर सेकंड कई बार डेटा रिफ्रेश होता रहता है ऑटोमेटिक। अगर हम स्टैटिक रैम की बात करें तो यहाँ पे फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही यहाँ पे डेटा रिफ्रेश होता है। तो ये होता है छोटा सा डिफरेंस डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। मींस यहां पे स्टोर डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी स्टोर रहता है, डिलीट नहीं होता है। और ये हमारे कंप्यूटर में बायोस को स्टोर करने के लिए इस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए काम करता है, तो ये हमारा बायो सिस्टम स्टोर रहता है रोम के अंदर, जो कि रीड ओनली मेमोरी होती है और एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और इसमें कई अलग अलग तरीके के रोम्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मींस एक ऐसा रोम जिसको एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। और वैसे क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर में रोम लगा होता है वो ऐसा रोम होता है जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा उसे एक बार राइट कर दिया जाता है, उसके बाद सिर्फ हम उसे रीड कर सकते हैं, उसे राइट नहीं कर सकते, या उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डेटा हम खुद राइट नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करें तो एक ऐसा ब्लैंक रैम आता है, रोम आता है, जिसको हम एक बार राइट कर सकते हैं अपना प्रोग्राम, और फिर उसके बाद 100 या मिलियंस या कई टाइम उसे रीड किया जा सकता है। अगर हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करें तो एक ऐसा रोम होता है जिसको इरेज भी किया जा सकता है और दोबारा से प्रोग्राम भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कई बार इन सभी के फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, तो आप चाहें तो इनके फुल फॉर्म कहीं पे नोट डाउन करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हाई वोल्टेज के साथ में डेटा को इरेज करने के लिए हाई वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। इसको कई बार प्रोग्राम किया जा सकता है और कई बार से इरेज करके दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है। ये हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के। तो सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है, इसकी स्टोरेज क्षमता मेन मेमोरी से अधिक होती है। जैसा कि हम मेमोरी हायरार्की में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बाकी सभी मेमोरी से सबसे ज्यादा होती है। इनकी मेन मेमोरी की तुलना में स्पीड और कॉस्ट दोनों ही कम होते हैं। मींस स्पीड भी सेकेंडरी मेमोरी की कम होती है और सस्ती भी होती है, बहुत ज्यादा चीपेस्ट होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। इनमें स्टोर किए गए डेटा को हम भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे इजिली आपको समझ में आएगा सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। अब अगर हम उदाहरण की बात करें सेकेंडरी मेमोरी के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये सभी हमारी ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में आती है। तो यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है, तो उसमें से एक, इनमें से कोई ऑप्शन दिया होगा, चाहे वो सीडी हो या फिर डीवीडी हो या फिर ब्लू रे डिस्क हो, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन वहां पे आपको मिलेगा जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा।
अगला है सॉलिड स्टेट डिस्क, जिसको हम एसएसडी भी बोलते हैं। तो आजकल ये धीरे धीरे इसका चलन बढ़ रहा है, हालांकि ये काफी कॉस्टली होता है। ये पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव की तरीके से काम करता है। मींस यहाँ पे हेड नहीं होता है और ना ही यहाँ पे डिस्क होते हैं जिनको रोटेट करके उसमें मेमोरी को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे एक तरीके की चिप होती है, चिप बेस्ड मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं एसएसडी, और इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। प्लस यहाँ पे इसकी जो स्पीड की बात करें तो ये यूज होने वाली हार्ड डिस्क, जो हमारी प्रीवियस यूज होने वाली हार्ड डिस्क होती थी, जो कि एक डिस्क फॉर्मेट में होती थी, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाता था डेटा स्टोर करने के लिए, उसके कंपेयर में या उसकी तुलना में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये काफी ज्यादा फास्ट होती है। तो इस वजह से एसएसडी मीन सॉलिड स्टेट डिस्क का आजकल प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अब ये थोड़ा सा महंगी है, जिसकी वजह से बहुत कम या फिर हायर कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम्स में या फिर काफी महंगे सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लॉपी डिस्क की। तो फ्लॉपी डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है या डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। तो फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा रहता है। हालांकि फ्लॉपी डिस्क इस समय आउटडेटेड है, इस समय इसमें डेटा स्टोर करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क में डेटा ट्रैक्स और सेक्टर में स्टोर होता है। तो जितनी भी तरीके के डिस्क होते हैं उन सभी में ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है। तो अगर हम फ्लॉपी डिस्क के साइज की बात करें तो यहाँ पे 8 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क आती है उसमें 80 केबी डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। जो 5 1/4 इंच की फ्लॉपी ड्राइव आती है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो होता है 1.2 MB, और जो 3.5 इंचेस की फ्लॉपी ड्राइव आती है उसमें डेटा स्टोर होता है 1.44 MB। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं या उसकी स्टोरेज क्षमता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्टोरेज क्षमता होती है 1.44 MB, और इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप चाहें तो ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की। तो हार्ड डिस्क एक ही धुरी पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का एक समूह होता है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे कई अलग अलग डिस्क होती हैं जो एक किसी एक पैकेट के अंदर या इस तरीके का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर इस तरीके की कई अलग अलग डिस्क को एक साथ फिक्स कर दिया जाता है, जिसमें हम डेटा स्टोर करने के लिए इन चुंबकीय डिस्क का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे जो डिस्क होते हैं, जितनी भी डिस्क होती हैं हार्ड डिस्क में, उन सभी को ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो ट्रैक्स होता है वो इस तरीके का जो राउंड शेप में यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं ये दिख रहा है, वो होता है हमारा ट्रैक। और अगर हम सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो इस तरीके के जो पार्ट्स हैं या सेक्शंस हैं इनको बोलते हैं सेक्टर्स। तो हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसकी सभी डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फॉर्मेटिंग की एक प्रक्रिया होती है जहां पे हार्ड डिस्क को या डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, और यहाँ पे जितनी भी डिस्क होते हैं उतने यहाँ पे हेड यूज किए जाते हैं, और हर एक डिस्क के ऊपर और नीचे दोनों हेड होते हैं। मींस यहाँ पे अगर आप 4 डिस्क यूज करेंगे तो उसके लिए आपको टोटल 8 हेड की जरूरत पड़ेगी। मींस एक हेड हमारा डिस्क के नीचे काम करता है। अगर ये डिस्क है तो यहाँ पे हेड होगा एक ऊपर की तरफ, और इसी तरीके से एक हेड नीचे की तरफ काम करेगा, ताकि नीचे के सरफेस में जो डेटा राइट या रीड करना है तो ये नीचे वाला हेड काम करेगा, और अगर ऊपर के सरफेस से कोई डेटा रीड या राइट करना है तो ये ऊपर वाला हेड काम करेगा। तो यहाँ पे आप इसकी संरचना से समझ सकते हैं कि ये हमारी डिस्क होती है और ये हेड सेक्शन है। इसमें जितनी डिस्क होंगे उसके जस्ट डबल हेड होंगे। तो यहाँ पे ये हेड आगे और पीछे की तरफ मूव करते रहते हैं, और ये पूरा होता है हार्ड डिस्क जो हमारे सीपीयू के अंदर लगा होता है, जिसका उपयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो आई होप हार्ड डिस्क का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की, जिसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो यह एक प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है जिसके भीतरी परत एल्युमिनियम की बनी होती है। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं जब आप किसी सीडी को देखते हैं तो वो काफी चमकीली सी दिखती है। तो जो चमकीला पार्ट होता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम की बहुत पतली सी एक परत होती है। इसमें डेटा को स्टोर करने की विधि मैग्नेटिक डिस्क से अलग होती है। चुंबकीय डिस्क पर चुंबकीय चिन्ह बनाए जाते हैं, जबकि सीडी पर डेटा पिट्स और लैंड्स में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गड्ढे और भूमि में स्टोर किया जाता है, जिसको बोलते हैं पिट्स, डेटा पिट्स, या फिर लैंड्स में डेटा को स्टोर किया जाता है।
और सीडी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो ये 700 MB इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे लिखा हुआ है 700 MB। तो जो हमारी नॉर्मल डिस्क आती है, सीडी डिस्क आती है, उसकी जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है वो 700 MB होता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सीडी की स्टोरेज क्षमता क्या होती है, तो 700 MB। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डीवीडी की, जिसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं। कई जगह आपको डिजिटल वीडियो डिस्क भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका एक्चुअल सही नेम है। तो फिलिप्स और सोनी द्वारा 1995 में डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। फिलिप्स कंपनी और सोनी कंपनी ने मिलकर एक रिसर्च किया था, जो कि 1995 में डीवीडी या ऑप्टिकल डिस्क का एक आविष्कार इन दोनों कंपनियों ने मिलकर किया। तो डीवीडी में न्यूनतम 4.7 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक और ऑप्टिकल डिस्क होती है जो आजकल धीरे धीरे इसका प्रचलन में आ रही, काफी ज्यादा इसकी स्टोरेज क्षमता होती है, वो है हमारा ब्लूरे डिस्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीडी भी बोलते हैं। तो सिंगल लेयर ब्लूरे डिस्क की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो होती है 25 GB, तथा डबल लेयर ब्लूरे डिस्क की जो क्षमता होती है वो होती है 50 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। और ये भी अभी हाल ही में SSC एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारी सिंगल लेयर ब्लूरे डिस्क होती है उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। और अगर हम डबल लेयर ब्लूरे डिस्क की बात करें तो यहाँ पे 50 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल डिस्क। अब हम बात कर लेते हैं वर्चुअल मेमोरी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी कहां पे होती है और ये किस तरीके से काम करती है। तो आइए समझ लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी होती है, मींस एक्चुअल कोई भी मेमोरी नहीं होती। वर्चुअल मेमोरी जिसमें हम सीपीयू अपने निर्देशों को अस्थायी मींस टेम्परेरी तौर पे स्टोर करता है। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की क्षमता को बढ़ाता है। जो हमारी मेन मेमोरी होती है मींस रैम होती है, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की क्षमता कम पड़ जाती है। तो अब आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम गेम प्ले करना चाहते हैं, हमारे सिस्टम में जो रैम है वो है 512 MB और जो गेम हम प्ले करना चाहते हैं वो है 1 GB। अब इस केस में क्या होगा कि गेम पूरा का पूरा हमारी रैम में लोड होना चाहिए, तभी ये रन करेगा या चलेगा। तो उस केस में क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। वर्चुअल मेमोरी कोई एक वास्तविक मेमोरी नहीं, एक काल्पनिक मेमोरी होती है। जो हमारा हार्ड डिस्क होता है उसी के एक सेक्शन को वर्चुअल मेमोरी के रूप में डिजाइन कर दिया जाता है, या जो हमारा प्रोसेसर होता है वो हार्ड डिस्क में एक वर्चुअल मेमोरी का सेक्शन रिजर्व करता है, जहां पे उसको वर्चुअल मेमोरी के तरीके से उपयोग करता है। तो अब क्या होगा, जो हमारा 1 GB का गेम है वो पूरा का पूरा गेम रैम पे स्टोर नहीं होगा। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली फाइल या प्रोग्राम्स होंगे वो डायरेक्टली रैम पे स्टोर हो जाएंगे, और बचे हुए जो प्रोग्राम्स हैं जिनको बाद में कभी भी यूज किया जा सकता है रिक्वायरमेंट पड़ने पे, तो वो सभी डेटा यहाँ पे इस वर्चुअल मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएंगे, जो कि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर एक वर्चुअल मेमोरी का सेक्शन होगा, जिसको पहले से प्रोसेसर ने अपना रिजर्व किया होगा वर्चुअल मेमोरी के रूप में। तो इस तरीके से काम करती है वर्चुअल मेमोरी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल मेमोरी किस तरीके से काम करती है। वर्चुअल मेमोरी होती है हमारी हार्ड डिस्क पे। अगला है कैश मेमोरी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच की मेमोरी होती है, जो कि स्टैटिक रैम चिप से बनी होती है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कैश मेमोरी होती है वो किससे मिलके बनी होती है। तो स्टैटिक रैम या एस रैम कैश मेमोरी को डिजाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड है वो इनहैंस करे। प्रोसेसर को किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले कैश मेमोरी में सर्च करता है। अगर कैश मेमोरी में डेटा अवेलेबल नहीं है तो उस डेटा को मुख्य मेमोरी में सर्च करता है। कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर का काम करती है। तो कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में बफर की तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के क्लास में हमने मेमोरी का पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया। आई होप मेमोरी से रिलेटेड सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा,
साथ में आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊं। तो यहाँ पे नोट्स में एक ई बुक बना रहा हूं जो कि ट्रिपल सी के न्यू सिलेबस पे आधारित है, और जल्दी ही ये पूरी ई बुक के कंटेंट आप हमारी वेबसाइट पे भी रीड कर पाएंगे जो कि www.gyanxp.com है, जहां से आप ट्रिपल सी के लिए मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, और ये सभी ई बुक के नोट्स भी आपको जल्दी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।